हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, आरबीआई हैज़ रिवाइज द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स फॉर कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। तो तीन तरह की देखिए अलग अलग आपके बैंक कैटेगरीज होती है, इन तीनों के लिए रिवाइजन की है आरबीआई ने। सो आरबीआई ने बेसिकली देखो जो CRAR आपका रेशियो होता है ना, सो बेसिकली कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, उसमें चेंजेस किए हैं। क्या कहा है उन्होंने, इसकी कैलकुलेशन में ना एक सेट 1 कैपिटल होती है, CET1 विच इज़ कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल। उसको कहा है कि वो कैलकुलेट करते हुए ना आप अपने क्वार्टरली प्रॉफिट्स को भी ले सकते हो, ऐड कर सकते हो। और उससे क्या होगा, देखो बैंक्स को बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था उनकी ना, जब तक एनुअल पूरी स्टेटमेंट क्या होती है, एनुअल आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो चीज़ें आती है, P&L अकाउंट एंड योर बैलेंस शीट। जब तक वो ऑडिट से पास नहीं हो जाती थी ना, तो तब तक ना उसको ऐड ही नहीं कर सकते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा क्वार्टरली भी आप अपने ऐड कीजिए। चलिए यहाँ पे ना CRAR वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे आप बैंक एग्जाम दे रहे हो चाहे आरबीआई। सो देखो इसमें क्या होता है, CRAR रेशियो, इसको CAR भी कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं। ये ना ये देखता है कि बैंक का जो कैपिटल बेस है, जो बैंक का अपना पैसा उसके पास पड़ा है, सो वो कितना है एज कम्पेयर टू उनके रिस्क वेटेड एसेट्स। और रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं बैंक के, उनके लोन्स। तो हर तरह के लोन को ना अलग अलग रिस्क वेट दिए हुए हैं, आरबीआई ने पूरा डिफाइन किया हुआ है। अलग अलग क्यों होते हैं, देखो किसी कैटेगरी लोन का क्या होता है, ज़्यादा रिस्क होता है, उसके ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसका रिस्क वेट ज़्यादा हो जाता है। कोई कैटेगरी ऑफ लोन्स होते हैं जिसमें कोलेटरल होता है, तो उसका रिस्क वेट कम हो जाता है। तो ऐसे पूरा कैलकुलेशन करना होता है आपके CRAR का। सो इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है टियर 1 कैपिटल, या जिसे हम सेट 1 बोलते हैं, प्लस टियर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय योर रिस्क वेटेड एसेट्स। अब टियर 1 कैपिटल क्या होती है, ये बेसिकली आपकी कोर कैपिटल इसको बोलते हैं, वो वाली कैपिटल जो हमेशा परमानेंटली बिजनेस में रहेगी ही रहेगी। और ये वाली कैपिटल अगर कोई भी लॉस होता है नहीं, हम सुनते ही नहीं है कि ये बैंक का इतना बड़ा लोन खराब हो गया, कहाँ से वो पैसा लाते हैं उसको कवर करने के लिए, अपने कैपिटल से ही तो लाएंगे। ऐसा तो है नहीं है कि डिपॉजिटर्स का पैसा उठा के यूज़ करेंगे अपने लॉसेस के लिए। तो उसके लिए ये कैपिटल बेसिकली होती है। और सेट 1 क्या होती है, ये आपके टियर 1 का ही पार्ट होती है, कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल। सो टियर 1 का पार्ट होती है सेट 1, और सेट 1 बेसिकली वो होता है जो आपके इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा आया होता है बैंक को, या फिर जो बैंक के अपने प्रॉफिट्स होते हैं। सो इसी में अब उन्होंने कहा आप क्वार्टरली प्रॉफिट्स को भी ऐड कर सकते हो। देन टियर 2 कैपिटल आपकी सप्लीमेंट्री कैपिटल कहलाती है। ये थोड़ा टियर 1 से ना कम परमानेंट होती है। सो इसमें बेसिकली जर्नल प्रोविजंस, लॉस रिजर्व, सबॉर्डिनेटेड डेट, ऐसी वाली चीज़ें आपकी आती हैं। देन फाइनली रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बता भी दिया है, जो भी आपके लोन्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखो हमारे लिए जो लोन है बैंक के लिए, तो उनका एसेट है ना। सो देखिए इसमें अलग अलग रिस्क वेट देने होते हैं। जैसे कि मानो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई लोन दिया, हमें पता है गवर्नमेंट डिफॉल्ट रेयरली करती है, तो उसमें क्या उसका रिस्क वेट कम होगा एज कम्पेयर टू किसी इंडिविजुअल को बिना कोलेटरल के ही दे दिया है, कोई उसकी है ही नहीं सेफ्टी, तो फिर उसमें आप रिस्क वेट सबसे ज़्यादा डालोगे। और ये आरबीआई ही देता है कि कितना अपना वेट अटैच करना है। एंड अगर किसी बैंक का देखो बहुत हाई रिस्क लोन्स होंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, रिस्क वेटेड एसेट का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली उससे क्या होगा, जो उनका CRAR होगा वो लोअर हो जाएगा अनलेस इट इंक्रीजेज इट्स कैपिटल। तो यानी जिसके रिस्क वेटेड एसेट्स जितने ज़्यादा है, देखो डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा है उतनी आपको यानी कि ऊपर वाले पार्ट की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको उतना ज़्यादा अपना टियर 1 टियर 2 कैपिटल भी मेंटेन करना पड़ेगा। और इसमें इवन कि ये भी डिफाइंड है कि टियर 1 कितना परसेंटेज होना चाहिए, सब डिफाइंड है। सब हमने रिस्क मैनेजमेंट की क्लासेस में किया हुआ है। अब मैं इतनी डिटेल में ना देखो करंट अफेयर्स की क्लास में जा नहीं सकती। चलिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्या हैं, बेजल 3 नॉर्म्स देखिए अभी फॉलो होते हैं इंडिया में, और आरबीआई ने क्या है, देखो बेजल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ना 8% करनी होती है, बट आरबीआई जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से ऊपर चलते हैं। तो उन्होंने कहा हुआ है 9% CRAR रेशियो आपके कमर्शियल बैंक्स के लिए बोली हुई है। प्लस क्या होता है 2.5% का आपको कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखना होता है। और जितना देखो बैंक्स हो तो कहा हुआ इससे भी ऊपर रखो। तो जितनी ये रेशो आपकी अच्छी होगी, ऊपर होगी, उसका मतलब उतना अच्छा वो वेल कैपिटलाइज बैंक है, वो डूबेगा नहीं। और दूसरा इसमें क्या है, देखो अगर कोई भी बैंक है जो आरबीआई मैंडेटेड CRAR रेशो से नीचे जाता है, उसको साथ ही आरबीआई कहता है चलो पीसीए के अंदर चलो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है, आरबीआई पिनलाइजेस 33.60 लाख रुपीज ऑन येस बैंक एंड हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस फॉर रूल वायलेशंस।
चलो पहले देखते हैं येस बैंक पे ज़्यादा लगा है, तो आपका 31.80 लाख का लगाया है उन्होंने ना। नो योर कस्टमर KYC होता है, जिसमें हमारा होता है ना सारा आधार का डेटा डालते हैं, पैन कार्ड का डेटा डालते हैं ना कभी बैंक अकाउंट खुलवाओ, उसके स्टैंडर्ड्स उन्होंने फॉलो नहीं किए। उन्होंने ना पूरे एक आइडेंटिफायर्स होते हैं कि ये आपने पूछना है और आपको KYC से आइडेंटिफाई करना है, वो नहीं उन्होंने आपके यूज़ किए हैं। और ये आपके आइडेंटिफायर्स किस में दिए हुए हैं, आपकी सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री होती है। ये क्या है, ये ना एक RBI ने सेंट्रल क्रिएट की हुई है रजिस्ट्री, जिसमें ना हम सबका डेटा पता फ्लो करता है। अब ना आप देखना जब भी खाता खुलाते हो ना, आपका एक CKYC नंबर भी जनरेट होता है। देन इसमें प्रॉपरली देखो वो लोग वेरीफाई नहीं कर पाए, तो इसके चलते उन पर लगा है पेनल्टी। दूसरा हिंदुजा है हाउसिंग फाइनेंस पे लगाया है, 1.80 लाख का लगाया है। एंड उसमें क्या है, उसमें उन्होंने कुछ RBI की डायरेक्शंस नहीं फॉलो की, इसलिए उन पे लगाया है। चलो कुछ ना इंपॉर्टेंट एक्ट्स और सेक्शंस हैं जिनके अंतर्गत RBI जो है ना ये पेनल्टीज लगाती है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। सो कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 47A है जो RBI को ये पावर देता है। हाउसिंग फाइनेंस बैंक्स में नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 का सेक्शन 52A के अंतर्गत वो लगाते हैं। सो पहले देखो नेशनल हाउसिंग बैंक जो होता था ना वो ये सब कुछ करता था, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि क्या है, आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी RBI के अंतर्गत ही आ चुकी हैं। ये पिछले साल से हुआ था। सो नेक्स्ट आपका NBFCs जो होती हैं उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के चैप्टर 3B के अंतर्गत ये लगाया जाता है पेनल्टीज। आपके पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पर कोई भी वॉलेट से कोई भी UPI ऐप है उन पे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के सेक्शन 30 के अंतर्गत पावर मिली है RBI को। एंड आपकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज जो होती हैं, ये जो आपकी सिबिल वगैरह नहीं सब लोग होती हैं, उन पर आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 25 के अंतर्गत RBI को पावर है। तो ये बात याद रखना, इन सब पे RBI ही पेनल्टी ठोकता है। नेक्स्ट है RBI हैज अलाउड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड टू बाय अ सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी स्टेक ऑफ अप टू 9.99% ईच इन 2 प्रोमिनेंट लेंडर्स। तो एक वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में ले रहे हैं, दूसरा वो फेडरल बैंक, इन दोनों में 9.99% ले रहे हैं। चलिए आपका जो है ये RBI से अप्रूवल लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखो क्या है, RBI ने ना थ्रेशोल्ड लगाया हुआ है, 10% का थ्रेशोल्ड है। अगर 10% से ज़्यादा होता है ना फिर बहुत सारे चेक्स होते हैं। अगर 10% से नीचे कोई भी बैंक है किसी और बैंक में खरीद रहे हैं ना शेयर, तो उसमें इतना ज़्यादा चेकिंग्स नहीं होते हैं। सो 9.99% इसलिए आपके कोटक महिंद्रा बैंक ने रखा। चलिए किसके अंतर्गत दिया है, तो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है ना, वो ये पूरा गवर्न करता है कि कैसे एक बैंक दूसरे बैंक के अंदर स्टेक लेगा। इसके साथ साथ RBI डायरेक्शंस है 2025, उसमें आपका कमर्शियल बैंक्स एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स डायरेक्शंस हैं। देन आपका FEMA है 1999, जिसमें आपके फॉरेन एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट्स जो भी होती हैं उसको, तो ये सारे रूल्स ना RBI पूरा चेक करते हैं कि कुछ भी इससे वायलेट तो नहीं हो रहा, फिर वो अपना अप्रूवल देते हैं। देखिए क्यों ज़रूरी है, जो लार्ज बैंक्स है ना वो आपके छोटे बैंक्स को अलग अलग, आपने देखा होगा सुनते रहते हैं ना हम, खरीदते हैं, क्योंकि क्या होता है इससे ना कंसोलिडेशन होगी और इससे बहुत आपका ना बेस जो होता है ना आपका, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का रूरल रीच अच्छा है, फेडरल बैंक का NRI बेस अच्छा है, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए ना बेसिकली मेजर बैंक्स ऐसे बाय आउट करते हैं। अब देखो RBI का इसमें रोल क्या है, अगर कहीं पे भी कोई भी, यही कोटक महिंद्रा बैंक 5% से कम का ले रहा होता ना तो उनको RBI अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 5% से ऊपर कोई भी बैंक अगर कहीं किसी की भी ओनरशिप डालेगा तो RBI चेक करता है, उनका अप्रूवल लेना होता है कि फिट एंड प्रॉपर, बेसिकली वो चेक करता है कि कोई भी वायलेशन तो नहीं हो रही। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया याद करो, गवर्नेंस की क्लास में हमने किया था ना कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और इन सबको वो चेक करते हैं। देन इन्वेस्टमेंट वर्सेस टेक ओवर। सो आपका क्या है, 9.99% एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, यही मानो इससे ऊपर होता है ना कुछ भी, तो वो क्या होता है, वो हो जाता है आपका टेक ओवर। क्योंकि उसमें क्या होता है, टेक ओवर क्या होता है कि एक बैंक ना दूसरे बैंक के नीचे ही आ गया, क्या आप उसके अंतर्गत ही अब उसको काम करना है। लेकिन ये क्या है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि मैं थोड़ा सा, जैसे हमने स्टॉक्स खरीदते हैं तो वो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक की, इन्होंने कोई AU या फेडरल बैंक को खरीद नहीं लिया है, तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स 80,032 करोड़ रुपीस प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26, ह्यूज स्टैगरिंग अमाउंट का प्रॉफिट है। तो देखिए उनकी पूरी एनुअल रिपोर्ट आई है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं जाके ऑनलाइन भी, क्योंकि जो SBI का पेपर देंगे, SBI PO का खासकर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। चलिए एक बार देख लेते हैं। सो SBI का जो आपका बहुत अच्छा उन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है।
नेट प्रॉफिट जो है 80,032 करोड़ रुपीज़, उसमें आपके उससे जो प्रीवियस ईयर था ना FY25, उससे 13% इंक्रीज़ आया है। और यही मैं अगर टोटल इनकम की बात करूँ उनकी, तो रही है 5,51,647 करोड़ रुपीज़, उसमें 5.20% का इंक्रीज़ आया है। सो इनकम में से जब सारे एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस NPA भी घटा है, सो 1.49% हो गया है। नेट NPA तो सिर्फ 0.39% है। तो देखो हर पैरामीटर में ना इम्प्रूवमेंट दिखाई है बैंक ने। और देखो ऑब्वियसली DSIB है सबसे बड़ा, आपका एसेट वाइज PSB है सबसे बड़ा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका ये लोग बहुत स्ट्रांग रहे, इनका कैपिटल आपका अच्छा रहे। चलिए हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो शेयर होल्डर्स को ये भी डिक्लेयर किया गया है कि डिविडेंड दिया जाएगा, तो पर शेयर 17.35 रुपीज़ का ये डिविडेंड देंगे। और देखो NPAs जैसे गिर रहे हैं, इसका मतलब आपके बैड लोन्स खत्म हो रहे हैं, मतलब बैंक बहुत हेल्दी है और स्टेबल रहेगा। देन आपका लेंडिंग में भी देख लेते हैं, तो स्मॉल बिजनेसेस यानी SME लोन्स जो होते हैं उनका जो पोर्टफोलियो है 21% से बैंक का ग्रो हुआ है। पर्सनल और रिटेल लोन्स का 17%, जिसमें आपके कार लोन वगैरह सब आते हैं, सैलरी पे लोन वगैरह। कॉर्पोरेट लोन्स का 15% से ग्रो हुआ है। चलिए टोटल जो बिजनेस बैंक ने किया है, जिसमें आपके डिपॉजिट्स प्लस लोन्स टोटल आते हैं 109 लाख करोड़ रुपीस का किया है। नेक्स्ट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बहुत अच्छी है, आपकी 15.40% है, और हमें पता ही है ये RBI की लिमिट से बहुत ऊपर है। एंड बैंक ने इसके साथ साथ अभी 25,000 करोड़ रुपीस भी रेज किए हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से। चलिए इसके साथ साथ जो SBI है उसने अपना SBI जनरल इंश्योरेंस में भी स्टेक बढ़ा दिया है, 73.8% कर दिया है। एंड आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो अगर हम देखें तो वो भी 74.36% है, और 92% है OCA अकाउंट्स को इंक्लूड करके। तो देखो प्रोविजन कवरेज रेशियो बेसिकली वो कितना अपने बैड लोन्स को कवर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी ये भी उनकी परसेंटेज है। और आउटलुक क्या है SBI का, कि देखिए प्रॉफिट्स वगैरह तो सब कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें पता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है। आपके इंटरेस्ट रेट, हम लोगों ने US फेड की भी बात की थी पिछली कुछ क्लासेस में, तो उससे कहीं ना कहीं देखो इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, क्योंकि देखो SBI फॉरेन ब्रांचेस भी हैं, बट SBI का मेजर क्या है, वो इंडिया में ही करते हैं काम अपना सारा। सो इंडिया में जो डिमांड फॉर लोन्स है वो अच्छी ही रहेगी, उसको लेके वो कॉन्फिडेंट है। तो कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग ही हमारा आउटलुक है अगर हम 2027 के लिए बात करें। Next is starting April 1st, 2026, Ministry of Finance has officially designated the principal bench of the GST Appellate Tribunal in New Delhi to act as National Appellate Authority for Advanced Rulings. NAR basically इसका बनेगा शॉर्ट फॉर्म। सो इसका बेसिकली काम क्या है बॉडी का, ये आपके पूरे GST लॉज में थ्रू आउट कंट्री हमें कंसिस्टेंसी लेके आनी है। सो इसमें आपके डिफरेंट स्टेट्स क्या होते थे, देखो डिफरेंट स्टेट्स की ना अलग अलग रूलिंग्स आ जाती थी। अब उसमें क्या होता था, एक ही इशू है, हर स्टेट में अलग रूलिंग चल रही है, तो सरकार ने कहा हम ना एक ही कॉमन बेंच बनाते हैं, तो उन्होंने नार बनाया। ठीक है, कि कोई भी ऐसी रूलिंग्स होगी ना डाइवर्जेंट अलग अलग स्टेट के, तो हम आपको नार में जाना है। एंड ये आपका इंश्योर करेगा दैट द टैक्स रूल्स आर द सेम वेदर बिजनेस इज इन महाराष्ट्र, दिल्ली और कहीं पर भी अगर है, कि मतलब GST ना ऑल थ्रू आउट द कंट्री सेम जगह तरह अप्लाई हो। और इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका बढ़ेगा। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं नार का। तो जो प्रेसिडेंट होंगे आपके ऑलरेडी हैं GSTAT यानी कि GST का एपिलेट ट्रिब्यूनल है, वही नार के भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे। इसमें आपके बेसिकली टीम में प्रेसिडेंट होंगे, देन 1 जुडिशियल मेंबर होंगे और 2 टेक्निकल मेंबर्स होंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से और एक स्टेट गवर्नमेंट से। तो हर स्टेट का बेसिकली आपका बनेगा। देन जो ये है आपका GST काउंसिल ने रिकमेंड किया था कि हमें ऐसे नार अथॉरिटी बनानी चाहिए, और ये नोटिफाइड है अंदर CGST एक्ट 2017। नेक्स्ट है 11 ईयर्स ऑफ जन सुरक्षा स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। देखो क्लासेस ना आपको लंबी लगती होंगी, पर ना हर न्यूज़ इतनी ज़रूरी होती है, और ना कोशिश करते हैं हम इतने सारे सोर्सेज से ना आपको कंबाइन करके देते हैं कि आपको ना मल्टीपल चीज़ें ना पढ़नी पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम्स की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है ना कि RBI के लिए खासकर आपको मल्टीपल सोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। अब जगह अगर मल्टीपल सोर्सेज एक ही जगह देंगे तो लंबी तो देखो क्लास होगी। चलिए आपकी जन सुरक्षा स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है 3, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। तो ये आपकी स्कीम्स का 11 ईयर्स पूरा हो गया। मई 9, 2015 को कोलकाता में ये लॉन्च की गई थी। चलिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में देखते हैं। बीमा का योजना है कि अगर किसी वजह से डेथ हो जाती है तो उनको इंश्योरेंस मिलता है। सो इंडिविजुअल्स जो 18 से 50 में हैं, जिनका बैंक अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, वो एलिजिबल होते हैं। 2 लाख तक का लाइफ कवर इसमें रहता है। और प्रीमियम क्या है, सिर्फ 436 रुपये पर एनम।
और आपका क्या है, ये लिंक हो जाता है आपके खाते से, ऑटोमेटिकली कट जाता है। एनुअल प्रीमियम रहता है, तो अगर आप हर साल बंद भी कराना चाहो अगले साल के लिए, आप बंद भी करवा सकते हो। देन इसे LIC एडमिनिस्टर कर रही है, लेकिन जितने भी बैंक्स हैं ना, वो खुद भी डिसाइड कर सकते हैं वो किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पार्टनर करके। चलिए हाईलाइट्स देख लेते हैं। एज ऑफ अप्रैल 2026 27.43 करोड़ एनरोलमेंट्स हो चुकी हैं, 10.75 लाख क्लेम्स आपके पास हो चुके हैं, एंड 12.72 करोड़ जो हैं इसकी फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं। देखो इंश्योरेंस इतना अच्छा है ना, हमने याद है अभी रिपोर्ट भी की थी पीछे इंश्योरेंस कवरेज की, कि आपका वर्ल्ड ओवर सेकंड नंबर पे हम हैं इंश्योरेंस कवरेज में, एंड 90% अबव पॉपुलेशन, मतलब 90 करोड़ अबव पॉपुलेशन हमारी जो है वो इस टाइम इंश्योरेंस से आपके कवर्ड है। सो वो रिपोर्ट पढ़ लेना, बल्कि उसको रिपोर्ट को कोट भी करना बहुत अच्छा, अगर ऐसा कोई आपको क्वेश्चन आता है। चलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जो है आपकी, ये भी डेथ पे भी देती है, लेकिन ये डिसेबिलिटी पर भी अगर कोई हो जाती है ना, किसी के मानो एक्सीडेंट हो गया कुछ भी, तो डिसेबिलिटी पर भी ये पैसे देती है। इसे एडमिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। इसमें 18 to 70 ईयर्स, तो इसकी आपकी एज लिमिट बहुत ऊपर है, 70 ईयर्स। इसमें 2 लाख का मिलता है अगर एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी के इंसान काम ही नहीं कर सकता जाके, और 1 लाख रुपये मिलता है अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है। इसका प्रीमियम सिर्फ 20 रुपये है पर एनम, एंड इसके हाईलाइट्स है 58.09 करोड़ एनरोलमेंट्स, मतलब देखो नंबर देखो, एंड अभी तक 1.84 लाख क्लेम्स मिल चुके हैं, टोटलिंग टू 3667.52 करोड़। चलिए नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। इसे एडमिनिस्टर करता है PFRDA, और ये एक वॉलंटरी पेंशन स्कीम है। आप खुद से जाके करना चाहते हैं कि आपको ओल्ड एज में अपनी सिक्योरिटी रखनी है। इसकी एलिजिबिलिटी है 18 to 40 ईयर्स के लोग इसमें जा सकते हैं, एंड गारंटेड मंथली पेंशन होती है। आप चाहें तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 आपका डिसीजन है। एंड इसमें क्या होता है, अगर किसी वजह से सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो स्पाउस को भी मिलेगी, और अगर स्पाउस की भी हो जाती है तो सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। देन इसके हाईलाइट्स हैं 9.04 करोड़ इसकी एनरोलमेंट्स हो चुकी हैं, एंड सिंगल ईयर ग्रोथ देखी गई है। आपका जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है 26, उसमें 1.35 सब्सक्राइबर्स आपके ऐड हुए, 35 करोड़ सब्सक्राइबर्स। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी लॉन्चेस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th आपका फेज फ्रॉम बहरूंडा सीहोर, जो कि आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। चलिए देख लेते हैं आपका इसमें क्या क्या रहेगा। देखो एडिशनल जो आपके ग्राम सड़क योजना में था वो तो सब है ही, उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव सेम है, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हमें लेकर आनी है बेसिकली आपके रूरल एरियाज़ में, जो अभी प्रीवियस 3 फेजेस में नहीं कवर हुए हैं। देन इसमें आपके स्मॉलर सेटलमेंट्स को ज़्यादा आपके किया जाएगा टारगेट। अब आपकी ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, ऐसे मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट को बचाए, जैसे हमने प्लास्टिक का केस किया था ना, प्लास्टिक के थ्रू आपकी रोड्स बन रही हैं। देन आपके मेंटेनेंस पर भी अब ध्यान दिया जाएगा। चलिए मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। तो आपका देखिए मध्य प्रदेश में इसका फर्स्ट अप्रूव फेस आपका लॉन्च हुआ है। 973 रोड्स बनाई जाएंगी, और टोटल उसमें 987 हैबिटेशंस को आपके फ़ायदा होगा। 2117.52 किलोमीटर की बनाई जाएंगी, और जो कॉस्ट आएगी वो हुई है 1763.08 करोड़ की, एंड इसमें से आपके 830 करोड़ रिलीज़ भी कर दिए गए हैं। और देखिए जो मध्य प्रदेश है ना, वहाँ से इन्होंने क्यों शुरू किया है, क्योंकि उसका ना रैंक 1 है रोड लेंथ में, तो आपकी 90,766 किलोमीटर की रोड ऑलरेडी आपके पिछले 3 फेजेस पे बनाई जा चुकी है, तो वहीं से इन्होंने 4th फेज भी लॉन्च किया और शुरू किया है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट्स PM मित्रा विच इज़ योर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ये उन्होंने लॉन्च किया है अभी वारंगल तेलंगाना में। सो देखो ये क्या स्कीम के बारे में जान लेते हैं। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ना पूरा एक क्या है, एक ही जगह ना पार्क बनाए जाते हैं। पार्क ये घूमने फिरने वाले नहीं, पार्क का मतलब है जहाँ पे फैक्ट्रीज भी होंगी, लॉजिस्टिक्स भी मिलेगा, बस समझो सब कुछ एक ही जगह। अब इसमें क्या है, 5F फॉर्मूला पर आपका बेसिकली ये स्कीम में है, जिसमें होता है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। मैं समझ गई, ये हमने पीछे भी किया था, मतलब पिछली क्लासेस से ना लिंक करके चला करो। सो कैसे मेरे को बिल्कुल समझ, अगर मुझे कॉटन बनाना है तो कहाँ से वो फार्म के उगने से लेके कैसे मैं एक्सपोर्ट तक करूँगी, सब इसमें लिंक होगा। अभी तक देखिए 7 लोकेशंस में आपके PM मित्रा पार्क्स खोले जा चुके हैं। लेटेस्ट हमारा वारंगल है, इसके सिवा आपके यहाँ पे सारे गिवन हैं, विरुद्धनगर, नवसारी, कालाबुरागी, धर, लखनऊ, अमरावती। आपको हो सकता है पूछ लें पेपर में, तो पढ़ लीजिएगा लिस्ट। चलिए स्कीम क्या
टोटल बजट क्या है, 4,445 करोड़ रुपीज़ है। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है कुछ भी अगर कोई पार्क खोलना है ऑफ अप टू 500 करोड़ रुपीज़ पर ग्रीन फील्ड पार्क और ब्राउन फील्ड पार्क। ब्राउन फील्ड पार्क्स वो होते हैं जो ऑलरेडी आपके बने हुए हैं, उनको और मेरे को डेवलप करना है, तो उसके लिए 200 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके साथ साथ आपकी यूनिट्स जल्दी सेटअप हो उसके लिए एक इंसेंटिव सपोर्ट स्कीम भी है ऑफ अप टू 300 करोड़ रुपीज़ पर पार्क टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। चलिए, आपके जैसे कि स्मॉल स्केल क्लस्टर्स होते हैं ना, उसकी जगह आपके 1000 एकर्स तो मिनिमम है या उससे ज़्यादा लैंड पे खोलना होता है ये पार्क टू अलाउ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और आपका बिल्कुल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं ये पार्क्स। इसमें हॉस्टल्स, हेल्थ केयर, मैं समझ रही हूँ ना, एक पूरी दुनिया बसा रहे हैं वो अंदर टेक्सटाइल की। नेक्स्ट है हिस्टोरिक कमेंसमेंट ऑफ विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट ये एक्ट, क्योंकि आपके नरेगा को रिपील करके अब लागू की जा रही है एंड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछेंगे इससे। अब ये क्या है, रूरल इंडिया में आपके लॉन्च कर दी गई है, जुलाई 1 2026 से ये लागू हो जाएगी। चलिए, इस लॉ के बारे में जान लेते हैं। तो हमने वैसे पहले किया हुआ है डिटेल में, पर एक बार और कर लेते हैं, रिफ्रेश हो जाए ताकि एग्जाम से पहले। अब देखो, जो नरेगा स्कीम थी ना 20 साल पुरानी, 2005 में आई थी, उसको अब रिपील मतलब वो हिस्ट्री होने वाली है। फीचर्स देख लेते हैं एक्ट के क्या है। एनहांस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगी। 100 डेज था ना नरेगा के अंडर, याद है, अब उससे 125 डेज की हर रूरल हाउस होल्ड को हर फाइनेंशियल ईयर में गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। वेज क्या है, वेजेस इसमें कहा गया कि 15 दिन के अंदर देने हैं। अगर नहीं दे रहे हो तो कंपनसेशन देनी पड़ेगी 0.05% ऑफ अनपेड वेजेस फॉर एवरी डे ऑफ डिले। इसमें आपके वर्क्स किस किस डोमेन में रहेंगे वो सेम ही है। आपका वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी वाटरशेड प्रोजेक्ट्स में काम मिलेगा, रोड्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, बिल्डिंग्स, उसमें लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपके मानिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कुछ काम करना है, एफपीओज के लिए करना है, एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन भी अब ऐड किया गया है, फ्लड प्रोन एरियाज में कोई वॉल्स बनानी है, इन सब पे काम फोकस्ड रहेंगे। देन इसमें क्या है, और भी आपके वर्कर्स के लिए बहुत प्रोटेक्शंस है, जैसे कि ओवर टाइम अगर कुछ करता है तो वीकली कैप लगी है 48 वर्किंग आवर्स की, और अगर ओवर टाइम होता है तो उसके लिए भी पेमेंट करनी है। चाइल्ड केयर के लिए भी जो जिन आपकी लोगों के बच्चे हैं उनके लिए भी आपके साइट्स पे प्रॉपरली चाइल्ड केयर वर्कर्स होने चाहिए अपॉइंटेड, वेयर 5 और मोर चिल्ड्रन अंडर एज 5 आर प्रेजेंट। इसके साथ साथ फ्री हेल्थ चेकअप्स देने हैं कोई भी अगर इसके अंतर्गत काम करता है जिनकी एज 40 या उससे ऊपर है। नेक्स्ट फाइनेंशियल एलोकेशन देख लेते हैं। तो पूरी स्कीम को 95,692.31 करोड़ की दी गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 एंड टोटल जो है आपका स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ, ये तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, टोटल जब स्टेट्स भी अपना देंगे पार्ट तो इसका पूरा जो लाया जाएगा आउटले वो 1.51 लाख करोड़ का रहेगा। और आपकी रेशियो क्या है शेयरिंग की, 90% और 90:10 है नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स। ये कैसे होता है, 90% मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट देगा, 60-40 है बाकी सारे स्टेट्स यूटीज़ के लिए, 100% सेंट्रल फंडिंग जिन जो यूटीज़ होती हैं विदाउट लेजिस्लेचर। देन ट्रांजिशन कैसे होगा, अभी नरेगा से आपके VBG रामजी एक्ट पे कैसे जाएंगे, ठीक है। आपका जून 30 तक तो जो काम नरेगा में जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जुलाई 1 से वही प्रोजेक्ट्स आपके उठ के अब इस एक्ट में चले जाएंगे। जो ऑलरेडी जॉब कार्ड्स नरेगा के अंदर मिले हुए हैं वही वैलिड रहेंगे जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड्स नहीं इशू हो जाते। और इसमें भी सेम जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता था वैसे ही अभी ट्रांसफ़र होगा और वैसे ही पैसे मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत उन्होंने चेंजेस नहीं किए हैं, कोई ऐसे लोगों को परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखो ये ना काफ़ी आपके न्यूज़ में रह रही है आजकल, और हम लोग ने पढ़ाई भी है फिशरी सेक्टर कितना ज़रूरी है, तो ये एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। स्कीम को सितंबर 2020 में लॉन्च हुई थी। बेसिकली हमें ब्लू रेवोल्यूशन लाना है, हमें क्या है, हमें फिशरी सेक्टर बढ़ाना है, लाइट सेक्टर को बढ़ाना है ताकि फार्मर्स की इनकम डबल हो सके। इसे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैंडल करती है स्कीम को। फाइनेंशियल आउटले है 20,050 करोड़ रुपीज़ का एंड 5 ईयर्स आपका स्कीम को दिया गया है। 2020 और 21 से लेके 24-25 तक की स्कीम थी और इसे अब कॉन्टिन्यूड भी रखा गया 2026 में। वही इसका एम क्या है, डबल द फार्मर इनकम थ्रू एलाइड एक्टिविटीज़। और आपके किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में भी लोन मिलता है इसके लिए। चलिए टारगेट्स क्या क्या हैं इसमें, 22 मिलियन मीट्रिक टन्स हमें फ़िश प्रोडक्शन करनी है बाय 24-25। ये देखिए 24-25 तक थी तो तब तक के हैं टारगेट्स, लेकिन आपके 2026 तक भी ये बढ़ा दिए गए हैं। देन
ग्रॉस वैल्यू एडिशन करनी है फिशरी सेक्टर से टू अबाउट 9%, एंड एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ानी है टू 1 लाख करोड़ रुपीज़, एंड 55 लाख पीपल के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, एंड टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज फ्रॉम 20-25% टू अबाउट 10%। 2 पिलर्स पर होती है। सो 2 कंपोनेंट्स है इसके। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें क्या होता है, इसमें जितना भी खर्चा है प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। देन दूसरे पिलर में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें अगर कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहा है उसकी कॉस्ट शेयर होती है आपके सेंटर और स्टेट्स के बीच में। नेक्स्ट है नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 अनाउंस्ड, और आपके 17 स्टेट्स एंड यूटीज़ में से 42 पंचायत चुनी गई हैं टू फॉर दी ऑनर्स। तो देखो ये ना जो अवार्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी न्यूज़ 2 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, जो ना आपका 9 थीम्स के अंतर्गत दिया जाता है, और वो थीम्स क्या है, आपकी लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बेस्ड है। और इसमें क्या है, ग्राम पंचायत मतलब समझिए ना, हेल्थ, पॉवर्टी, जो भी SDG गोल्स हैं, अलग अलग 9 थीम्स बनाई हुई हैं, और हर में ना आपके 3 रैंकर्स चुने जाते हैं। सो 9 में हर आपका 3 हो गया, रैंक 1, 2 एंड 3। चलिए आपके विनर्स क्या हैं, 34 ग्राम पंचायत हैं फ्रॉम 17 स्टेट्स एंड यूटीज़, और ये जो विनर्स हैं ये चुने जाते हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 के स्कोर्स के बेसिस में। दूसरी कैटेगरी होती है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ये क्या है, बेस्ट ओवरऑल कैटेगरी है। इसमें आपके ना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल पर पंचायत चुनी जाती हैं, और इसमें भी आपके 3 रैंकर्स होल्डर्स को दिया जाता है, और इसमें 8 पंचायत चुनी गई हैं, इंक्लूडिंग 3 डिस्ट्रिक्ट, 2 ब्लॉक एंड 3 ग्राम पंचायत। एंड ये कौन है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज डिसाइड करती है। चलिए हाइलाइट्स देख लेते हैं। कर्नाटका को हाईएस्ट 6 अवार्ड्स मिले हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को 5 ईच मिले हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है, मतलब ऐसे ही नहीं है कि अवार्ड है, उसके साथ पैसे देते हैं उन पंचायत को कि आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करी है, और ये 16th फाइनेंस कमीशन ने ही कहा था। सो इसमें 50 लाख से 5 करोड़ तक का पैसा दिया जाता है, जो इन पंचायत को यूज़ करना है और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए। ये जो दिया जाता है ना, पूरा आपका इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत है, जो आपका एक पार्ट है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का, और पूरा सब कुछ ना ये आपका ई ग्राम स्वराज के थ्रू किया जाता है। चलिए विनर्स की ना लिस्ट देख लेते हैं। तो लिस्ट मैंने सिर्फ रैंक 1 की आपको बता रही हूँ हर कैटेगरी में। आप चाहे तो अगर लिस्ट देखना चाहते हैं तो PIB में आप जाकर देख सकते हो। आप कुछ नहीं, आप डालना नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 PIB, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। चलिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार किस किस को मिला है। सो पॉवर्टी में मुद्रादी आपका कर्नाटका में, हेल्थ में कंचनबारी त्रिपुरा, चाइल्ड फ्रेंडली में इटागांव जो महाराष्ट्र में है, वाटर सफिशिएंट पंचायत खारीवाली महाराष्ट्र, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत कौरथा नॉर्थ मिजोरम, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मेलुकावू केरला, एंड सोशली जस्ट एंड सिक्योर्ड पंचायत शांशा हिमाचल प्रदेश, गुड गवर्नेंस का मिला है सुरुनगावरम आंध्र प्रदेश, एंड विमेन फ्रेंडली का मिला है बोकासाम पालेम आंध्र प्रदेश में। सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर किसी की भी गलत हो, मैं पहले ही उसके लिए सॉरी मांगती हूँ। सो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार किन किन को मिले हैं। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का मिला है सिपाहीजाला त्रिपुरा में, बेस्ट ब्लॉक पंचायत का मिला है हरिपद केरला में, बेस्ट ग्राम पंचायत का मिला है न्यूनपम असम में। चलिए नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर श्री JP नाडा जी एंड श्री शिवराज सिंह चौहान जी लॉन्च सेहत मिशन इन न्यू दिल्ली, अ मेजर न्यू इनिशिएटिव लिंकिंग एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। तो सेहत का फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये कह रहे हैं हम लोग खाना ही अच्छा खाएंगे तो हमारी बीमारियां ही हमें क्यों होंगी। तो ये जॉइंट मिशन आपका रहेगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। और विजन मैंने बता दी, हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म्स, हेल्दी इंडिया, है ना। खाना ही मतलब, क्योंकि देखो जब इतने उसमें केमिकल्स मिले होंगे तो क्या जाएगा हमारे पेट में। चलिए अब शिफ्ट किया जाएगा इसके अंतर्गत। बेसिकली आपका जो हमारा हेल्थ केयर है, हम उसको रिएक्टिव के कोई बीमार हो रहा है उसको ठीक करने की बजाय हम ये चाहते हैं प्रिवेंटिव, कोई बीमार हो ही ना। 5 पिलर्स इसके रहेंगे। सो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स में आपके ऑलरेडी न्यूट्रिएंट डेंस बनाए जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स उनमें ऐड किए जाएंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम लगेंगे, एंड इसके साथ साथ आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाएगा, सारे सेफ्टी मेजर्स दिए करे जाएंगे फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स टू रिड्यूस रिस्क फ्रॉम हेजार्डस कंडीशंस एंड केमिकल एक्सपोजर। लाइफस्टाइल डिजीज़ को मैनेज करने के लिए फूड्स को यूज़ किया जाएगा, जो आपके हेल्दी फूड्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। एंड वन हेल्थ अप्रोच, सो स्ट्रेंथनिंग इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड सर्विलेंस एट द ह्यूमन एनिमल एनवायरनमेंट इंटरफेस टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस।
चलिए नेक्स्ट है सुमन के बेरी जो वाइस चेयरमैन हैं आपकी, एंड निधि छिब्बर जो इंटरिम सीईओ हैं अभी आपकी नीति आयोग की। उन्होंने एक पॉलिसी रिपोर्ट लॉन्च की है विच इज टाइटल्ड स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट। तो देखो इस रिपोर्ट में क्या उन्होंने बताया है। देखो नीति आयोग सिर्फ थिंक टैंक है, वो गवर्नमेंट को बताता है सोच के कि हाँ ये हमने रिसर्च किया, आगे अब आप देखो आपको क्या करना है। चलिए उन्होंने क्या बताया है कि ऑब्वियसली इंडिया का लार्जेस्ट स्कूल सिस्टम होगा ही हमारे, देखो ना बच्चे कितने हैं यहाँ पे। सो उसमें उन्होंने बताया है टोटल स्कूल्स 14.71 लाख हैं, और टोटल बच्चे पता है कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 24.69 करोड़। लाइक स्ट्रैगरिंग हमारे पास है पॉपुलेशन, और इनको अच्छी एजुकेशन देना हमारी जिम्मेवारी है एज अ कंट्री। चलिए की चैलेंजेस एंड गैप्स जो उन्होंने बताए हैं वो क्या हैं। देखिए एक तो हायर सेकेंडरी एनरोलमेंट में उन्होंने देखा है कि सिर्फ जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनमें से 58.4% ही हायर सेकेंडरी क्लासेस तक जा रहे हैं, मतलब बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर रहे हैं। 11.5% जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं एट द सेकेंडरी लेवल, और सिर्फ 5% ऑफ द स्कूल्स आर कंपोजिट, मतलब उनके पास प्राइमरी क्लासेस से लेके सेकेंडरी क्लासेस तक हैं। तो ये उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने घोस्ट स्कूल्स का इशू बताया है। ऐसे स्कूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे जीरो एनरोलमेंट है, ठीक है, बिल्डिंग्स जिनको ऑफिशियली स्कूल बना रखा है पर बच्चे ही नहीं है, तो स्कूल किस बात के हुए, ठीक है। मतलब ऐसे 8,000 उन्होंने स्कूल देखे हैं, और सबसे हाईएस्ट है वेस्ट बंगाल में ऐसे स्कूल्स, देन तेलंगाना, एंड थोड़े थोड़े आपके जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी ऐसे स्कूल्स मिले हैं। चलिए एक अच्छी भी न्यूज़ देख लेते हैं अगर हमने ऐसी देखी है। झारखंड की स्टोरी बहुत उन्होंने कही है, एक बहुत कहते हैं ना होप वाली स्टोरी है। सो झारखंड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। 2014 से 15 में ना यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट 6.41% का होता था, मतलब हर वो बच्चा जो पढ़ सकता है जो उस एज ग्रुप का है उसमें से 6.41% नहीं पढ़ता था। अब ये क्या है, 0% ड्रॉप आउट रेट है, वहाँ हर बच्चा पढ़ रहा है। देखो बच्चों का हक है पढ़ना, बच्चों को पढ़ना ही तो चाहिए, वो तो मासूम होते हैं। चलिए नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी टेक स्टॉक ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी फैसिलिटी साथी सेटअप एट BHU वाराणसी विद सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए साथी क्या है, साथी का फुल फॉर्म है आपका सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। तो एक वर्ल्ड क्लास ना पूरा आपका सेंटर बनाया गया है टू प्रोवाइड प्रोफेशनली मैनेज्ड हाई एंड एनालिटिकल टेस्टिंग सर्विसेज अंडर वन रूफ। तो ये आपका BHU में सेटअप हुआ है विद हेल्प फ्रॉम DST, और इसमें आपके स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। सारे एक्सटर्नल यूजर्स आके इस लैब को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू 500 करोड़ पॉलिसी टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्होंने ये किया है। नेक्स्ट ओडिशा हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो आपके मई 2026 तक 2000 हाउसेज ये लोग बना चुके हैं फॉर अर्बन पुअर अंडर 2.0। नेक्स्ट झारखंड हैज़ ऑफिशियली रिकॉर्डेड 0% ड्रॉप आउट रेट इन प्राइमरी स्कूल्स 24-25 ईयर। जो अभी हमने रिपोर्ट देखी आपकी वो रिलेट करती है 24-25 से, वो हमने सारा स्टडी कर लिया है, वही न्यूज़ ही है, स्टेट न्यूज़ है। Then the city of Aizawl, Mizoram hosted the very first regional conference focused on reforming cooperatives in the Northeast. नेक्स्ट है आपका 5th ब्रिक्स सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर्स समिट हुई है बेंगलुरु में। देखो ब्रिक्स की चेयर ना हमारे पास है इस साल 2026 में, तो हर समिट आप देख रहे हो यहाँ हो रही है। तो ब्रिक्स क्या, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पूरा डिस्कस किया हुआ है, अच्छी तरह से ना ब्रिक्स इस बार याद रखना। चलिए थीम क्या थी इस समिट की, ईज ऑफ लिविंग विद अ फोकस ऑन अर्बन मोबिलिटी। इसे ऑर्गेनाइज किया था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने, एंड पार्टिसिपेंट्स इसमें 42 डेलीगेट्स आपके अलग अलग ब्रिक्स नेशन से आए थे। इसमें आउटकम्स क्या हुआ है, बेटर गवर्नेंस से रिलेटेड बात हुई, फ्यूचर आपका ब्रिक्स SAI यानी कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस वर्क प्लान 27-28 आपका अडॉप्ट हुआ है, और इसके साथ साथ एक बेंगलुरु डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट भी सारे ब्रिक्स नेशंस ने आपके साइन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु डिक्लेरेशन याद रखना। नेक्स्ट इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट भी हुई है विच वाज होस्टेड एट गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर गुजरात। तो इसको बेसिकली आपके मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी और FICCI फिक्की इन तीनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। देखो क्या है, अभी जो हमारी एयरलाइंस है ना वो लीज करती है, ऑब्वियसली देखो इतना पैसा किसी पे नहीं होता कि वो प्लेन पूरा खरीद रही है, ठीक है, वो लीज करते हैं और लीज पेमेंट्स आपके धीरे धीरे जाते हैं। इस समिट में बात हुआ है कि अभी वो फॉरेन से कर रहे हैं कि हम इंडिया में इसको कैसे सब कुछ लेकर आएँ, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ लीज करने की।
नेक्स्ट है इंडिया कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल ऑफ एडवांस्ड अग्नि मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो देखो MIRV आपका मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ना आप यूज़ कर सकते हो एक ही मिसाइल में, एंड आप उससे क्या डिफरेंट लोकेशंस को हिट कर सकते हो। देन ट्रायल में पता लगा कि आपका बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, आपके सारे टारगेट पॉइंट्स रीच हुए विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिजीनियसली DRDO ने डिज़ाइन और डेवलप किया है इस टेक्नोलॉजी को। और देखो इंडिया ना अब आपकी ग्लोबल एलीट उसमें आ गया ग्रुप में। तो ऑलरेडी यूएस सबसे पहला था जो इस टेक्नोलॉजी को लेकर आया था। देन रशिया, चाइना, फ्रांस और UK के पास ही थी। अब इंडिया उस ग्रुप में एंटर हो गया। चलिए, एडवांस्ड अग्नि मिसाइल, इसका वैसे नाम है दिव्यास्त्र मिसाइल। मतलब देखो कितने अच्छे नाम है। सो एडवांस्ड अग्नि मिसाइल ये आपका अग्नि 5th और उसके भी और एडवांस कर करके ये बनाई गई है। ये आपके इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाई गई है और ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ की है। 5000 to 5500 किलोमीटर इतनी दूर इसका समय जो टारगेट कर सकती है ये। और 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन से ये चलती है। एंड नेविगेशन कैसे करती है, कैसे जहाँ जाके कहाँ जाके गिरना है उसको पता कैसे चलेगा। तो ये हाई एक्यूरेसी रिंग लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, रिंस जिसे बोलते हैं, माइक्रो नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करती है। नेक्स्ट है ICGS अचल, एक फास्ट पेट्रोल वेसल है जो कमीशन हो गया है इन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये आपका थर्ड है। 20 आपकी फास्ट पेट्रोल वेसल्स बना के दिए जा रहे हैं बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता से। तो ये थर्ड है उस सीरीज़ का। एंड इसकी जो स्पीड है आपकी 34 नॉट्स की रहेगी। एंड ये बेसिकली आपका 50-100 नॉटिकल माइल्स तक का इंड्योर कर सकता है। टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम। एंड इसका क्या है, देखिए इंडिजिनस कंटेंट 70% इसमें यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है यूरोपियन मिसाइल मेकर MBDA साइन अ मेजर डील विद इंडियन एयरफोर्स टू एस्टैब्लिश मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मिड लाइफ ओवरहॉल फैसिलिटी फॉर माइका एयर टू एयर मिसाइल्स इन इंडिया। तो इंडियन एयरफोर्स जो है देखिए इस फैसिलिटी को बनाएगी, रन और लुक आफ्टर वही करेंगे। जो MBDA है वो पूरा टूल्स और पूरा ब्रेन पावर, नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल सपोर्ट देगा, ट्रेन स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग देगा। और देखिए ये माइका मिसाइल्स के लिए आपके लॉन्च किया गया है जो आपकी इंटरसेप्शन, कॉम्बैट एंड सेल्फ डिफेंस वेपन है विच इज़ यूज्ड बाय इंडियन फाइटर जेट्स लाइक रफाल एंड मिराज 2000। नेक्स्ट है इंडिया एंड EFTA। सो अभी देखिए हमारे जो गए हुए थे हमारे सीनियर ऑफिशियल्स आपके EFTA के बारे में बात करने के लिए। सो इंडिया के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वो भी स्विट्ज़रलैंड गए थे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेपा। टेपा इज़ योर ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हमारा EFTA के साथ साइन हुआ है विच इज़ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो EFTA EFTA के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है, ये ना 4 यूरोपियन कंट्रीज़ का ग्रुप है आपस में फ्री ट्रेड के लिए। जैसे बाकी ग्रुप्स होते हैं सेम, इनका सारे ग्रुप्स का देखो काम यही है, हम जितनी उसमें से पार्टनर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, हमें अपने आप को कैसे ग्रो करना है इकोनॉमिकली, आपस में मिलकर काम, सबका यही होता है। ये 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। ट्रीटी क्या थी जिसके अंतर्गत ये हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन। करंटली इसके मेंबर हैं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। एंड इसमें पॉइंट्स आपको देखो, 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है EFTA इंडिया का। देन स्विट्जरलैंड इसमें सबसे बड़ा पार्टनर है अगर हम बोले चारों कंट्रीज़ में से। टेपा क्या होता है, ये आपका ट्रेड डील का ऑफिशियल नाम है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर गुड्स। तो यहाँ पे आपके इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। और इसमें क्या है आपका जो EFTA, देखो इसके बारे में हमने पहले पूरा स्टडी किया हुआ जब भी साइन हुआ था, यहाँ पे हम सिर्फ मेजर पॉइंट्स देख रहे हैं। सो इंडिया EFTA डील का गोल है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करनी है इनटू इंडिया फ्रॉम EFTA कंट्रीज इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। और देखो क्या है, एक बात याद रखना कि EFTA और EU अलग अलग है। सो EFTA एक सेपरेट ग्रुप है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे जो हैं वो EFTA में है, वो EU के मेंबर्स नहीं हैं। बाकी दोनों जो हैं वो EU के भी मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है डिफेंस अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं कुछ आपके। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आपके अपॉइंट हुए हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी, वो होंगे, उन्होंने सक्सीड किया है एडमिरल R हरि कुमार जी को। एंड देखिए वो जो हैं इससे पहले वो वाइस चीफ थे ऑफ नेवल स्टाफ। चलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके कौन बनेंगे, वो बनेंगे आपके लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य जी, वो रिटायर्ड हैं और वो सक्सीड कर रहे हैं जनरल अनिल चौहान जी को। सो इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे।
चलिए ये हमने जान लिए। तो आपके मेजर ना 4 चीफ ऑफ स्टाफ्स होते हैं। हमने नेवल स्टाफ और डिफेंस स्टाफ देख लिए, बाकी 2 भी आप जान लीजिए। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आपके करंटली जनरल उपेंद्रा द्विवेदी जी, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं आपके एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह जी। नेक्स्ट श्री शुवेंदु अधिकारी जी स्वॉन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वो फर्स्ट एवर चीफ मिनिस्टर हुए हैं फ्रॉम बीजेपी इन वेस्ट बंगाल हिस्ट्री, और उन्होंने भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है, और इवन कि उन्होंने नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी सीट में अपनी सीट रिटेन की है। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह जी रिलीजेज सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहताज बुक्स द बेंच एंड द बार एंड द बिजार एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल। तो न्यू दिल्ली में ये बुक लॉन्च हुई है, काफ़ी बड़ा टाइटल है इसका। तो देखिए इस बुक में ना बेसिकली उन्होंने बहुत ह्यूमरस और लाइट हार्टेड से, ताकि दिल खुश हो जाने वाले नहीं होते, ऐसे एनेक्डोट्स डाले हैं रिलेटेड टू हिज करियर। नेक्स्ट है जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी मेक्स हिस्ट्री। तो वो इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बना है टू गेट एक्रेडिटेशन फ्रॉम द डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका। तो देखो ये जो है आपका ऑनर दिया जाता है अंडर योर वर्ल्ड डेटा साइंस एंड एआई इनिशिएटिव, जो कि आपका ये जो हमने काउंसिल देखी है अमेरिका का, उनका एक इनिशिएटिव है। उसके अंतर्गत वो वर्ल्ड की आपकी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें ये टाइटल देती है, और ये आपका 2031 तक वैलिड रहेगा। चलिए लास्ट न्यूज़ है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हर साल आपका मई 11 को मनाया जाता है। 2026 का थीम क्या रहेगा? रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो क्यों मनाया जाता है। इंडिया ने ना मई 11 1998 में सक्सेसफुली पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। इस पर मूवी भी आपकी बनी हुई है, बहुत अच्छी मूवी है। ज़रूर देखिएगा अगर टाइम लगे। बिल्कुल गूज़बम्स मोमेंट नहीं होता। राजस्थान में ये आपके कंडक्ट हुए थे सक्सेसफुली। इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन गया था। एंड इसके साथ साथ देखो और भी इम्पोर्टेंस है इस दिन की। आपका सक्सेसफुल फ्लाइट हुआ था ऑफ हंसा 3, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस 2-सीटर एयरक्राफ्ट है ये। देन सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ त्रिशूल मिसाइल भी इसी दिन हुई थी, जो DRDO ने बनाई है। देन ये इस्टेब्लिश किसने किया था? तो तब जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 1999 में आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे को बनाया था।